आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ेंगे। जनरल फार्मा में हमारे पास दो चैप्टर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है और फार्माकोडायनेमिक्स होता है। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करेगी उसका उसमें हमारे पास ना बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करेगी, उसमें हमारे पास अब्जॉर्प्शन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, एलिमिनेशन आता है। यानी कि ड्रग जब हम लेंगे तो सबसे पहले उसकी अब्जॉर्प्शन होगी ना, उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद ठीक है फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म होगा उसका, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन होगी उसकी। ये चार प्रोसेसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस सारे को हम कहते हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फार्माको काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें अब्जॉर्प्शन में क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस आनी चाहिए। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्या है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब प्लाज्मा में ड्रग जाएगी तो हम कहेंगे अब्जॉर्ब हो गई है। हमने ड्रग एडमिनिस्टर की है, ठीक है, हमने ड्रग दी है, ओरल ली है, पारेंटल ली है, कैसे भी ली है, तो वो जब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा में जाएगी ना, तो उसको हम कहेंगे कि वो अब्जॉर्प्शन उसकी हो गई है। ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा में गई तो अब्जॉर्प्शन हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब प्लाज्मा से ना, प्लाज्मा से, ब्लड से उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलरली चली गई है, तो उसको हमने क्या कि हमने कह दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई है उसकी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्या है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा में गई, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि प्लाज्मा से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चली गई है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में क्रॉस करके चली गई है, तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। मेटाबॉलिज्म या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अब ड्रग चली गई, अब ड्रग जो है, ठीक है, अगर वो प्रो फॉर्म में, प्रो ड्रग है, इनएक्टिव है, तो वो एक्टिव फॉर्म में होगी। ठीक है, इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव फॉर्म उसकी, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, मेटाबोलाइट्स बनेंगे और वो मेटाबोलाइट्स जो हैं वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारे पास बन जाएंगे, जो हमारे पास उसके ना मेटाबोलाइट्स बनेंगे जो यूज़फुल नहीं है, जिनको हमने एक्सक्रीट करना है बॉडी से, उनको हम किडनी, लिवर, यानी कि यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, बाइल के थ्रू, उसके बाद इवन के स्वेट के थ्रू, मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट के थ्रू, ठीक है, सलाइवा में स्मॉल अमाउंट्स में ना वो एक्सक्रीट होती रहती है। मेनली जो है वो हमारे पास लिवर होता है, ठीक है, किडनी होती है, इन दोनों से ना एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, बाकी जो हैं वो माइनर हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। उसके बाद हमने ना इसको पढ़ना है कि हमारे पास जो है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टडी करने हैं, यानी कि वो कौन कौन से रूट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम ड्रग दे सकते हैं। यहाँ पे हमने अब्जॉर्प्शन में स्टडी किया था ना कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देना है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं मेजरली। ठीक है, एक जो है वो है एंट्रल, ठीक है, दूसरा है पारेंट्रल, ठीक है, और तीसरा जो है इसमें अदर्स आ जाते हैं, माइनर्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, एंट्रल आता है, ठीक है, पारेंट्रल आता है, और उसके बाद माइनर्स आ जाते हैं। तो एंट्रल जो होता है ना, इसमें हम बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि एंट्रल जो होता है वो हम देते हैं कि एडमिनिस्टर किया हमने ड्रग को बाय माउथ, माउथ के ज़रिए हमने उसको एडमिनिस्टर किया। कोई भी हमने गोली दी है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन दी है, टैबलेट दी है, कैप्सूल दी है, हमने माउथ के ज़रिए अगर उसको यूज़ किया है ना, तो वो रूट कौन सा हो गया, वो एंट्रल रूट है। ठीक है, माउथ के ज़रिए अगर हो गया उसको हम कहेंगे एंट्रल रूट है। अब इसमें आगे से ना तीन रूट्स मज़ीद होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ओरल स्वेलोइंग, ठीक है, एक कौन सा है, ओरल स्वेलोइंग, जैसे कि आपने कैप्सूल ले लिए, आपने टैबलेट्स ले ली, ठीक है, कॉमन है ये तो। उसके बाद सब लिंगुअल होता है, ठीक है, सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब कि ज़ुबान के नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अंजाइना में ना नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे होते हैं, तो वो सब लिंगुअल रख रहे होते हैं, ले वो भी रहे हैं, मुंह के थ्रू ही ले रहे हैं, वो भी एंट्रल में ही आएगा, लेकिन कैटेगरी चेंज हो गई है। ठीक है, उसको हम ज़ुबान के नीचे ही रखते हैं, उसको इंजेस्ट नहीं करते। उसके बाद होता है बकल रूट, यानी कि आपने बकल रूट क्या होता है, जैसे आपने गम्स और चीक्स,
इनके दरमियान रख दिया। जैसे कि निकोटीन पैचेस होते हैं स्मोकिंग सेसेशन के लिए, उसको हम यूज़ करते हैं, वो बकल रूट हो गया। तो एंट्रल में हमारे पास ओरल आता है, ओरल स्वेलविंग, सबलिंगुअल आता है और बक्कल आता है, ठीक है, ये तीन हो गए। पार एंट्रल में ना हमारे पास पार एंट्रल में हमारे पास आता है आईवी, ठीक है, आईवी आ सकता है, इंट्रा वीनस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंट्रा आर्टीरियल भी हो सकता है, हम वेन्स में डायरेक्टली दे रहे हैं, हम आर्टरी में डायरेक्टली दे रहे हैं। उसके बाद इंट्रा मस्कुलर भी हो सकता है, हम मसल्स में दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सब क्यूटेनियस भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे। अच्छा, अदर्स में माइनर आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंट्रल रूट को। एंट्रल रूट जो है हमने कह दिया कि वो क्या है, माउथ के ज़रिए हमने उसको लेना है, एंट्रल रूट। अच्छा, एंट्रल रूट में क्या है, हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करना है बाय माउथ, बाय माउथ हमने इसको एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो कॉमन है कि ये ना सेफ़ मेथड होता है। सेफ़ मेथड क्यों है कि अगर आपने कोई ड्रग एक्सेसिव ले लिया तो उसका एंटीडोट दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन आप देख रहे होते हो, आप सारी दवाइयाँ जो हैं मैक्सिमम जो हैं वो एंट्रल रूट से ही ले रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें मैंने जैसे बताया कि इसमें तीन आते हैं ना इसकी कैटेगरीज। एक जो है वो ओरल स्वेलविंग का मैंने कहा था, ओरल स्वेलविंग, ठीक है, ओरल स्वेलविंग कहा था। उसके बाद मैंने सबलिंगुअल बताया था। उसके बाद एक और बताया था बकल। ओरल स्वेलविंग में अगर देखें ना तो जो है इसमें दो आती हैं प्रिपरेशंस, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस दो आती हैं, ठीक है। एक होता है एंटेरिक कोटेड होती हैं, ठीक है, एंटेरिक कोटेड होती हैं, और एक होता है एक्सटेंडेड रिलीज़। एंटेरिक कोटेड होता है और एक होता है एक्सटेंडेड रिलीज़। अब इसमें क्या है, एंटेरिक कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज़ का क्या मतलब है। इसमें ना एंटेरिक कोटेड ये है कि वो हम ना कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, हमने ये मेडिसिन ली है, ठीक है, इसको हमने एक ऐसी कोटिंग में कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो अगर स्टमक में जाए तो स्टमक में क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो वो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, उसकी कंपोजिशन सेम रहे, उसके स्ट्रक्चर में मसले ना आए, ठीक है। यानी कि स्टमक के हार्श इन्वायरमेंट से बचाने के लिए हम उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि वो इंटेस्टाइन में जाके इजीली अब्जॉर्ब हो जाए। अगर हम कोटिंग नहीं चढ़ाएंगे तो स्टमक में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है फिर। इसलिए हम वो ड्रग्स जो एसिड स्टेबल नहीं होती, ठीक है, जैसे कि ओमिप्राजोल स्टेबल नहीं होती, तो उसके लिए हम जो है वो एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं। या फिर वो ड्रग्स जो स्टमक को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, स्टमक के लिए इरिटेटिंग होती हैं, तो उनके लिए भी हम जो है वो एंटेरिक कोटेड कर देते हैं। तो दो पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। वो ड्रग्स जो एसिड अनस्टेबल हैं, ठीक है, एसिड स्टेबल नहीं होती हैं, उनके लिए हम एंटेरिक कोटेड करते हैं, ठीक है, ताकि वो कोटेड रहें, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हों। या फिर वो ड्रग्स जो स्टमक के लिए इरिटेटिंग होती हैं, बस ये इसमें करना है। उसके बाद जो है एक्सटेंडेड रिलीज़ जो होती हैं, इसमें ये है कि वो एक्सटेंडेड रिलीज़ का मतलब ये है कि आपने ना यानी कि ये बहुत स्लोली जो है वो ऑब्ज़र्व होगी, यानी कि हमने ना मतलब कि कोई भी जो है हमारे पास ड्रग है उसको हम एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशन में बना सकते हैं। उसका मकसद क्या है, हर बनाने में मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ कराएँगे, बहुत स्लोली रिलीज़ कराएँगे, बहुत आहिस्ता रिलीज़ कराएँगे, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती रहे। यानी कि अगर हम उसको नॉर्मल प्रिपरेशन में प्रोड्यूस करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, अपने एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एक्सटेंडेड रिलीज़ होगा, बहुत देर तक वो अपने एक्शन प्रोड्यूस करती रहेगी। मतलब क्या? प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अपना एक्शन जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या है? एक तो इसका ये हुआ ना प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक इसका ये है प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। दूसरा क्या, अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, इसका मतलब ये हुआ ना हमें कम देनी पड़ेगी। कम देनी पड़ेगी मतलब हम अगर वो उसका बहुत थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता, अगर एक्सटेंडेड रिलीज़ ना होती, हमें दिन में 4 मरतबा लेनी पड़ती। लेकिन अब क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज़ है, अब आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होगी, हो सकता है हमें दिन में 1 मरतबा लेनी पड़े। तो लेने यानी कि ड्रग को जो है उसकी डोज़ेज़ की फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरी बात ये है कि पेशेंट की कॉम्प्लायंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि वो दवाइयाँ जो पेशेंट को बार बार लेनी पड़े, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो पेशेंट नहीं लेता। लेकिन अगर कोई एक दवाई जो है वो उसने सुबह टाइम ही लेनी है तो वो ले लेगा, तो एक्सटेंडेड रिलीज़ में वो ले लेगा, क्योंकि एक ही बार लेनी है या 2 बार लेनी है मैक्सिमम, तो वो उसकी कॉम्प्लायंस जो है पेशेंट की वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है
कि इसमें ना अगर एक्सटेंडेड रिलीज़ है तो इसमें लार्जर पीक्स और ट्रफ्स नहीं आते, यानी कि बहुत कभी अगर आपने ले ली है, क्योंकि इसने आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना है तो इसकी कंसंट्रेशन एक रेंज में रहती है नॉर्मल। लेकिन अगर आपने ऐसी ड्रग ले ली है जो एक एक्सटेंडेड रिलीज़ नहीं है तो हो सकता है एकदम से वो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाए, थोड़ी देर बाद एकदम से डिक्रीज़ कर जाए। तो ये पीक्स और ट्रफ्स नहीं आते, ये इसका फ़ायदा है। और जो है डोज जो है वो ड्रग्स जो हैं वो उसमें रहती हैं एक थेरेपेटिक रेंज में रहती हैं, ठीक है। जैसे कि ना बुक में एग्जांपल है कि मॉर्फिन जो है उसकी हाफ लाइफ वैसे तो 2 से 4 घंटे है, ठीक है। इसको हमें बार बार लेना पड़ेगा, ठीक है। दिन में हो सकता है हमें 6 बार भी लेना पड़े। लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंडेड रिलीज पैटर्न में हम बनाएंगे तो हमें हो सकता है कि दिन में सिर्फ 2 डोजेज लेनी पड़े 6 की बजाय। तो ये इसका फ़ायदा है। ये वाइवे में ज़्यादा पूछते हैं, पेपर में नहीं इसने आना होता। उसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा जो है वो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या है, आपने ज़ुबान के नीचे रख देना है, अंडर द टंग, अंडर द टंग, ठीक है। जैसे कि इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जब एंजाइना होता है ना तो आपने देखा होगा कि पेशेंट्स जो हैं वो एक गोली लेते हैं, ज़ुबान के नीचे रख देते हैं और उनका पेशेंट का पेन जो है वो रिलीव हो जाता है टेम्परेरीली। तो वो क्या है, सबलिंगुअल रखा नाइट्रोग्लाइसरीन। आपने देखा होगा कि पेन बहुत जल्दी रिलीव हो जाता है, यानी कि 10 से 15 मिनट में पेन रिलीव हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन हो रही है ज़ुबान के नीचे, जो आपने पढ़ा होगा वेन होती है, उसकी टंग की वेन होती है कोई, डॉर्सल आई थिंक सो। तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड होती है, तो वहाँ से डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो रही होती है। वो तो चलो सेकंड चीज़ है, वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि बकल। बकल रूट क्या है, आपने जो है वो चीक्स और जो है गम्स के दरमियान रख दिया, ठीक है। जैसे कि निकोटीन पैचेस होते हैं आजकल, मतलब कि कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं कि स्मोकिंग छोड़नी हो किसी ने, स्मोकिंग सिसेशन के लिए ना लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि निकोटीन के पैचेस यूज़ कर रहे होते हैं, वो वैसे हाईली एडिक्टिव होते हैं। तो वो बकल रूट के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये हमारा एंट्रल रूट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा रूट आता है, इसमें एंट्रल रूट में हमने क्या पढ़ा कि हमने बाय माउथ लेना है, ठीक है। ड्रग को हमने बाय माउथ लेना है। इसके 3 सब कैटेगरीज हैं, यानी कि ओरल स्वेलुइंग है, ठीक है। उसके बाद सब लिंगुअल है और बकल है, ठीक है। ओरल स्वेलुइंग में इंटेरिक कोटेड होते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज होते हैं। इंटेरिक कोटेड में हमने ड्रग को जो है एक ऐसी कोटिंग में रख देना ताकि वो प्रोडक्ट रहे, एसिड स्टेबल रहे, ठीक है। जो ड्रग्स एसिड अनस्टेबल होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, या फिर वो जो क्या कहते हैं उसको, इरिटेटिंग होती है स्टमक के लिए। उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज़ जो है वो ड्रग्स जो इनके जो बहुत हमने ना आहिस्ता रिलीज़ करानी होती हैं। अच्छा, वो ये एक्सटेंडेड रिलीज़ का एक और पॉइंट, ये वो उन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं जिनकी हाफ लाइफ जो होती है ना बहुत कम होती है। अब हाफ लाइफ बहुत कम है, एक्शन ड्यूरेशन एक्शन जो है बहुत कम होगा, तो इसको इंक्रीज़ करने के, हाफ लाइफ तो हम उसकी इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उसकी एक्शन जो है वो बढ़ सके, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका बढ़ सके। तो हम उसको एक्सटेंड रिलीज़ करा देते हैं। उसके बाद डोजेज फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो जाती है, डोजेज फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो जाती है, कॉम्प्लायंस पेशेंट की इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। और लार्जर पीक्स और ट्रफ्स नहीं आते, कंसंट्रेशन जो है थेरेपेटिक डोजेज के अंदर रहती है। उसके बाद हमारे पास जो है आता है नेक्स्ट है पारेंटल रूट, ठीक है। पारेंटल रूट जो है हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 होते हैं। पारेंटल रूट जो है मतलब लफ्ज़ से मतलब कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एंट्रल के अलावा, क्या एंट्रल के अलावा, यानी कि आप इंट्रावस्कुलर दे सकते हो, इंट्रावस्कुलर दे सकते हो, एक तरीका ये होता है इंट्रावस्कुलर देने का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका कौन सा कि आप सबक्यूटेनियस दे सकते हो। इंट्रावस्कुलर यानी कि आप इंट्रावीनस भी दे सकते हो, इंट्रा आर्टीरियल भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी, अच्छा ये हम क्यों देते हैं, एंट्रल ही दे देते हैं, पारेंट्रल क्यों दे रहे हैं, मतलब कि दवाइयाँ वहाँ भी असरकारी रही थी, यहाँ देने का क्या मकसद है। यहाँ देने का मकसद ये है कि वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारे पास एंट्रल रूट से अच्छी अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ठीक है। या फिर अच्छी अब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो हम पारेंट्रल देते हैं तो उसकी वजह से उनकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ना एक तो इसका रीज़न क्या है हम देने की, ठीक है। एक रीज़न ये है कि अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इसकी। उसके बाद जैसे कि हेपेरिन बुक में एग्जांपल है, अच्छा आपको अभी एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाएंगी। उसके बाद कोई ड्रग ऐसी है जो एसिड अनस्टेबल है, ठीक है। अगर एसिड अनस्टेबल है, आप उसको बाय एंट्रल रूट ले रहे हो, तो वो स्टमक में जाके जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए हम पारेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एसिड अनस्टेबल ड्रग्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं पारेंटल रूट, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये है
कि अगर पेशेंट ही कोमाटोज स्टेट में है, पेशेंट ही अनकॉन्शियस है, वो एंट्रल रूट से ले ही नहीं सकता, ठीक है। पेशेंट बेहोश हुआ हुआ है, तो अगर वो रूट इस रूट से नहीं ले सकता, तो ये हो सकता है कि आप फिर ऐसे कर सकते हो ना, उसको इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टेरियल या इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, आप इनके खुद एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो पेशेंट जो है वो अगर कोमाटोज स्टेट में है, पेशेंट कोमाटोज स्टेट में है, कोमा में गया हुआ है, या फिर अनकॉन्शियस है, बेहोश हुआ हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि बहुत जल्दी एक्ट करता है। क्यों? सोचने वाली बात है, हर क्यों रैपिड ऑनसेट है? रैपिड ऑनसेट इसलिए है क्योंकि अगर आपने उसको एंट्रल रूट से देना है ना, तो उसने स्टमक में जाना है, स्टमक से उसने जो है स्टमक का कंटेंट है जो वो कुछ टाइम बाद 20-25 मिनट बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर अब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, अब्जॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से फिर इंट्रासेलुलर, तो बहुत लंबा पैसेज है। लेकिन अगर आप उसको आईवी दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही जा रही है, कोई अब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, लीवर के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट जा रही है, बिल्कुल फटाफट अब्जॉर्प्शन हो रही है, रैपिड ऑनसेट हो रहा है। उसके बाद उसका फ़ायदा ये है कि अब एसिड्स जो है वो स्टमक में होता है, तो कुछ दवाइयाँ एसिड अनस्टेबल होती हैं, तो उसके लिए हम दे सकते हैं, ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ये मतलब कि ना ओरल रूट से अगर दें तो ही होता है, यानी कि लिवर है ना, लिवर इन्वॉल्व होता है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब ये टॉपिक आएगा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। तो पारेंटल में ना, पारेंटल रूट में फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। 100% बायो अवेलेबिलिटी है इसकी, ठीक है। यानी कि जितनी ड्रग आपने देनी है ना, उतनी ही अंदर जानी है, यानी कि आपने 100 mg दे रहे हो ना अगर, तो 100 mg ही अब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ओरल रूट से 100 mg दे रहे हो, ठीक है, तो एसिड में जाते जाते, यानी कि स्टमक में जाते जाते एसिड की वजह से क्या पता वो 80 mg रह जाए, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाते जाते उसकी कंसनट्रेशन कम हो गई है, कुछ एक्सक्रीट हो गई है, अब्जॉर्प्शन कम हो रही है, तो रह जाती है पीछे 50 mg, यानी कि इसमें देखो ना 50% कम हो गई है। लेकिन आप जब ओरल रूट से ने पारेंटल रूट से देते हो तो 100% अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये हुआ। इंट्रावीनस जो है ये बहुत कॉमन जो है इसमें ना होता है, मोस्ट कॉमनली। इंट्रा आर्टीरियल बहुत कम देते हैं, इंट्रावीनस भी बहुत कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में ना लिपनकॉर्ट में बहुत एग्जांपल दी हुए हैं रिक्यूरेनियम की, ठीक है। आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे पूरी फार्मा में बड़ी एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें ये है कि इंट्रावीनस जो होती है वो इंट्रावीनस है ना, इंट्रावीनस मेथड, ये आप अगर बोलस के थ्रू दे रहे हो, ठीक है। बोलस एक तरीका है, बोलस है, दूसरा आप स्लो इन्फ्यूजन्स के थ्रू दे रहे हो, ठीक है, इन्फ्यूजन्स के थ्रू दे रहे हो। दो तरीके होते हैं। बोलस मतलब ये है कि आपने टीका भरा है, टीका आपने लगा दिया, ठीक है, वो बोलस, यानी कि आपने फटाफट अब्जॉर्प्शन करा दिया। स्लो इन्फ्यूजन्स ड्रिप्स होती हैं, दे वो भी इंट्रावीनस रहे हैं, लेकिन स्लो अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, लेकिन होगी 100%, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो इरिटेटिंग होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आईवी यूज़ कर सकते हैं। आईवी क्यों? क्योंकि आपने जब आईवी दिया, ड्रग गई प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो ड्रग की कंसंट्रेशन उसके मुकाबले में तो थोड़ी सी है, तो फटाफट से डाइल्यूट हो जाती है, तो इरिटेशन नहीं होती फिर। लेकिन ये है कि आपको ख्याल रखना चाहिए कि कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत डर लगता है उनको टीके से, ठीक है। उसके बाद पेन के मसले हैं, मसल पेन हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, ठीक है, टीका गलत भी लग सकता है, नर्व में लग गया पेन हो जाएगी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये आईवी जो होता है उसमें बोलस दे सकते हैं, ठीक है, और स्लो इन्फ्यूजन्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या है? नाम से ही ज़ाहिर है कि मसल के अंदर आपने ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। अब इंट्रामस्कुलर जो होती है ना, ये हम दो तरह से इसकी प्रिपरेशन आती हैं इंट्रामस्कुलर की, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है एक्वस सोल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, एक्वस सोल्यूशंस आ जाते हैं, एक्वस सोल्यूशंस में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको दे सकते हैं डिपोर्ट प्रिपरेशन में, ठीक है। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि ना अब्जॉर्प्शन जल्दी हो रही होती है, और डिपोर्ट जो है इसमें अब्जॉर्प्शन स्लो है, बस ये डिफरेंस है। अब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है, इसमें अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, एक्वस में, डिपोर्ट में जो है अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है कि हम मसल में दिया, ठीक है, मसल में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो डिफ्यूजन होगी फिर मसल से, ठीक है, और बाकी एरियाज़ में चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में गई, ठीक है, वहाँ से डिफ्यूज़ हुई, तो ये इसका है इंट्रामस्कुलर। उसके बाद सबक्यूटेनियस तीसरा मेथड हमारे पास आता है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का क्या मतलब नज़र आ रहा है? सबक्यूटेनियस का मतलब ये है कि क्यूटेनियस लेयर के नीचे, मतलब कि क्या है, इंजेक्शन आपने लगाना है, ठीक है, तो डर्मिस में, यानी कि स्किन में लगाना है आपने, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप जो है ये आईवी से स्लो होता है, यानी कि आईवी आप देखो ना डायरेक्टली दे रहे हो उसमें ब्लड स्ट्रीम में, बाकी कोई भी जो है ना वो तो आईवी से स्लो ही होगा, कोई भी मेथड, क्योंकि सब इंट्रामस्कुलर भी स्लो है, इसने भी डिफ्यूज़ करके जाना है, सब क्यूटेनियस ऑब्वियसली स्लो है क्योंकि इसने भी डिफ्यूज़ करना ही है। तो इसमें क्या है
कि बहुत सी ड्रग है जो हम सबक्यूटेनियस भी देते होते हैं। तो इस लेवल पे आपको यही पता होना चाहिए कि मेथड कौन से हैं और एक ड्रग की एग्जांपल बताओ। उसके बाद ना एक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इसमें एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि इंट्रा वीनस और इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस आपने इंजेक्शन लगाना है तो किस एंगल पे रख के लगाना है, ठीक है। मतलब कि इंट्रा आपने देखो ना, अब इंट्रा वस्कुलर लगाना है आपने, इंट्रा वीनस लगाना है फ़र्ज़ करो। इंट्रा वीनस अगर आपने लगाना है तो 45 डिग्री पे लगाना है, 45 डिग्री पे। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। सबक्यूटेनियस आपने 15 से 20 डिग्री पे। क्यों, क्या रीज़न है? अगर आपने इंट्रामस्कुलर लगाना है तो मसल जो होता है वो स्किन के नीचे, ठीक है, उसके बाद उसके फेशियाज आ जाते हैं, ठीक है, स्किन के। उसके बाद नीचे मतलब कि डीप जाके मसल है ना, तो मसल तक पेनिट्रेशन करने के लिए आपको वर्टिकल चाहिए ना, वर्टिकल आपने टीका लगाना पड़ेगा, इतनी डीप पेनिट्रेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए 90 डिग्री रिक्वायर है, नहीं तो मसल में नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रावस्कुलर है, उसके लिए 45 डिग्री आपको चाहिए, ठीक है, वेन्स में लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबक्यूटेनियस 15 से 20 एंगल बहुत थोड़ा सा एंगल है। क्यों थोड़ा है? मतलब कि सबक्यूटेनियस के लिए 15 से 20 ही क्यों लगाया, 90 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सबक्यूटेनियस में रिक्वायर्ड ही 15 से 20 है, क्योंकि आपने बस स्किन के नीचे शीथ में लगाना है, तो 15 से 20 में वो लगता है। अगर आप उससे बढ़ा दोगे तो मस्कुलर में 90 में जाओगे तो मस्कुलर में लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप 45 में लगाओगे तो वस्कुलर में लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एंगल्स का ख्याल रखना होता है। उसके बाद ये पारेंटल लूड आपका हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं अदर्स। तो अदर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें माइनर से आते हैं, मेजर यही थे जो हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास हैं अदर्स। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें हमारे पास ना मज़ीद आ जाते हैं 6 रूट्स आ जाते हैं। अच्छा, वो 6 कौन से हैं? नंबर 1 ओरल इनहेलेशनल, ओरल इनहेलेशनल होता है। नंबर 2 नेज़ल इनहेलेशनल, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? इंट्राथीकल, इंट्रावेंट्रिकुलर भी इसको कहते हैं, इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर भी कहते हैं इसको। चौथा क्या है? टॉपिकल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है? ट्रांसडर्मल। टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में डिफरेंस पता होना चाहिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। उसके बाद छठा जो है वो रेक्टल रूट होता है। अच्छा, ये माइनर हैं, इसको आपको बेसिक ही पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, इसमें क्या है? ओरल इनहेलेशनल के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आपने बाय माउथ, बाय ओरल कैविटी आपने इनहेल करना है। तो यानी कि इनहेल करना है तो मतलब क्या है? इन दोनों में इनहेल करना है तो मतलब क्या है कि गैसेस होंगी कोई ना कोई, ठीक है। तो गैसेस को आपने इनहेल करना है, बाय माउथ करेंगे तो रूट कौन सा हुआ? ओरल इनहेलेशनल। बाय नोज़ करेंगे तो रूट कौन सा हुआ? ये हो जाएगा नेज़ल इनहेलेशनल। दो हो गए। अच्छा, ओरल इनहेलेशनल और नेज़ल इनहेलेशन की आपकी एक एक एग्जांपल तो आनी चाहिए इस लेवल पे। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि कॉमन आप लाइफ एक्सपीरियंसेस में जब इसको एस्थमा होता है, दमे की बीमारी होती है, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं ओरल इनहेलेशनल रूट यूज़ कर रहे होते हैं। तो एस्थमा में आप रूट कौन सा यूज़ कर रहे होते हो? ओरल इनहेलेशनल, ठीक है। उसके बाद सीओपीडी में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एस्थमा में ना आप बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर रहे होते हो क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हुई होती है। तो जो है एल्ब्यूटेरोल जो है, उसके बाद फ्लूटिकासोन वगैरह जो है ओरल इनहेलेशनल में आते हैं। ये इसकी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेज़ल इनहेलेशनल जो है नोज़ के थ्रू आपने इनहेल कर लिया, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ना डेस्मोप्रेसिन होती है डायबिटीज़ इंस्पाइडस में ना, डायबिटीज़ इंस्पाइडस होता है कि आपको जो यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो उसमें आप नेज़ल इनहेलेशनल यूज़ करते हो डेस्मोप्रेसिन, वेज़ोप्रेसिन का एगोनिस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद इंट्राथीकल, तीसरा मेथड जो है इंट्राथीकल है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो उसमें ना ब्लड, आपने पढ़ा होगा ब्लड ब्रेन बैरियर, कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो अब्जॉर्ब नहीं, अब्जॉर्प्शन और उनकी परमिएबिलिटी ब्लड ब्रेन बैरियर से बहुत कम होती है। तो अगर हम ड्रग दे रहे हैं 100 mg दे रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करो, तो अगर जा ही 1 mg रही है क्रॉस करके तो हमें देने का फ़ायदा 100 mg। तो हम ऐसे करते हैं कि हमने 100 mg अगर देनी है तो हम 100 mg इंट्राथीकल ही दे देते हैं, डायरेक्ट CSF में देते हैं, डायरेक्ट वेंट्रिकल में देते हैं। आपने ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उसमें वेंट्रिकल होते हैं जिसमें CSF होता है, तो डायरेक्ट CSF में देते हैं। एम्फोटेरिसिन B जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसके बाद टॉपिकल, टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में फ़र्क ये है कि टॉपिकल जो भी हम लगाते हैं वो सिर्फ स्किन के ऊपर ही रहता है, स्किन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता। ट्रांसडर्मल में यानी कि सिर्फ लिमिटेड टिल, ये लिमिटेड है डर्मिस तक, लेकिन यहाँ पे वो डर्मिस को क्रॉस करेगा, ट्रांसडर्मल है। डर्मिस को क्रॉस करके उसने हाइपोडर्मिस में नीचे जाना है, इसमें नहीं जाता, टॉपिकल में नहीं जाता। तो टॉपिकल में क्या है? आप आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हो, ईयर ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हो, लोशंस यूज़ कर रहे हो, ये टॉपिकल है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसडर्मल में क्या है?
कि इसने डर्मिस को पेनिट्रेट करना है, हाइपोडर्मिस में जाना है, ठीक है, हाइपोडर्मिस में जाना है। तो इसमें ट्रांसडर्मल में आप स्कोपोलामीन के पैचेस यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांसडर्मल में, ये आप ना एएनएस में पढ़ोगे। फिलहाल आप बस एंटी एमेटिक होता है। इसकी एग्जांपल्स आप ना अभी के लिए एक एक कर लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। निकोटीन पैचेस आप यूज़ कर रहे होते हो ट्रांसडर्मल। अच्छा, निकोटीन पैचेस जो होते हैं ना, निकोटीन पैचेस, ठीक है, ये हम ना यूज़ करते हैं एक तो एक तो बकल भी यूज़ कर रहे होते हैं, एक बकल मेथड है इसका, दूसरा इसका जो है ट्रांसडर्मल भी होता है। दोनों का मकसद यही है कि स्मोकिंग सेसेशन है, ठीक है, बकल और ट्रांसडर्मल, लेकिन ट्रांसडर्मल ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद रेक्टल रूट है। रेक्टल रूट नाम से ज़ाहिर है आपने रेक्टम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। इसमें हम इनीमास आ जाते हैं, इनीमास। उसके बाद सपोजिटरीज आ जाती हैं, फ़र्क बताता हूँ मैं इनका, सपोजिटरीज आ जाती हैं। एनीमास क्या होगा, लिक्विड डोजेज फार्म, एनीमा लिक्विड फार्म में आएगा अगर, लिक्विड फार्म। सपोजिटरीज जो होंगी वो सॉलिड फार्म में, ठीक है। अब रेक्टल रूट की क्या ज़रूरत है, बाकी मेथड भी तो हैं, रेक्टल की क्या ज़रूरत है। रेक्टल की ज़रूरत ये है कि अगर आप दे रहे हो बाकी ड्रग किसी भी रूट से, तो अगर आपको एमेसिस हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है ना, तो आप फिर रेक्टम के थ्रू देते हो उसको। यानी कि अगर आपने ओरल लिया फ़र्ज़ करो, तो आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो आप क्या करते हो, उसको रेक्टम के थ्रू देते हो, फिर वॉमिटिंग नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये एमसीक्यूज़ भी हो सकता है कि एंटी एमेटिक ड्रग्स जो होती हैं ना, एंटी एमेटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो एमेसिस को प्रिवेंट करती हैं, जो एमेसिस नहीं होने देती, वॉमिटिंग नहीं होने देती, वो हम जो है एंटी एमेटिक ड्रग्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली हम रेक्टल रूट के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है, रेक्टल रूट के थ्रू लेते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें ना जो आईवी जो मेथड होता है, आईवी हमने पढ़ा था कि 100% अब्जॉर्प्शन है, 100% अब्जॉर्प्शन हो रही है, 100% बायोअवेलेबिलिटी है इसकी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब जो रेक्टल रूट है ना, 100% उसकी इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हो रहा होता। लेकिन जो रेक्टल रूट है इसमें 50% जो ड्रग है ना उसका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। 50% का होता है, 50% का नहीं होता, क्योंकि आपने वहाँ पे प्लेक्सिस पढ़े हुए हैं ना, वो एनाटॉमी में आपने पढ़ा हुआ कि रेक्टम में भी होती हैं वो प्लेक्सिस होते हैं, वो जो पोर्टल हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब कि इसका लिंक है लीवर के साथ। तो 50% ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है, 50 नहीं होती। उसके बाद जो है एक एक एग्जांपल आपने इसमें से करनी है, और बाकी ये सारा हो गया। उसके बाद आपका ना यहाँ पे टेबल दिया हुआ है फिगर 1.5 जो है लिपनकॉर्ड में, इसको आपने एक बार रीड कर लेना है बस। बाकी अगर आपने पीछे से सारा समझा है, लेक्चर को लिया है, तो इसको एक बार रीड ही करना है बस। आपने डिसएडवांटेजेस देखने हैं, एडवांटेजेस देखने हैं, वो सारों के कॉमन ही होते हैं, एक बार आपने इसको रीड करना लाजमी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसमें बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करेगी वो हमने देखना है। अब्जॉर्प्शन देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन देखनी है। अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा तक जाना, प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। मेटाबॉलिज्म जो है उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन लीवर किडनी के थ्रू होगी, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास 3 होते हैं, एंट्रल होता है, पार एंट्रल होता है, और अदर्स होते हैं। एंट्रल का मतलब है बाय ओरल आपने लेना है। उसके बाद जो है बाय माउथ, एंट्रल जो है बाय माउथ ले रहे हैं, उसके 3 हैं, ओरल स्वेलविंग है, सबलिंगुअल है, बकल है। ओरल स्वेलविंग 2 में आता है, इंटेरिक कोटेड में और एक्सटेंडेड रिलीज में। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद पारेंटल में हमारे पास 3 मेथड है, इंट्रावस्कुलर, वस्कुलर में इंट्रावीनस भी हो सकता है, इंट्रा आर्टीरियल भी हो सकता है। उसके बाद इंट्रामस्कुलर आ जाता है और सबक्यूटेनियस आ जाता है। एंगल्स आपने देख लेने हैं, 90 एंगल इंट्रामस्कुलर है, उसका हाफ जो होगा वो इंट्रावस्कुलर में होगा। इंट्रा आर्टीरियल का बताना मैं भूल गया, यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ वैसे। इंट्रा आर्टीरियल जो है ना, ये हम देते हैं कैंसर ड्रग्स जो होती हैं वो इंट्रा आर्टीरियल देते हैं। वाई में पूछते हैं कि इंट्रा आर्टीरियल जो है, बुक में नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल है, या कहीं से मैंने पढ़ा था, इंट्रा स्लाइड्स में है। उसके बाद इंट्रा आर्टीरियल जो होता है ना, ये कैंसर जो ड्रग्स होती हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि वो होती है मिथोट्रेक्सेट होती है, ठीक है, काफ़ी सारी होती हैं, उनमें इंट्रा आर्टीरियल रूट जो है बहुत कॉमन है, इंट्रा आर्टीरियल देते होते हैं उसको, ठीक है। ये वाइवा में पूछते हैं। इंट्रावस्कुलर हो गई, ठीक है। उसके बाद सबक्यूटेनियस की रीज़न मैंने बता दी थी। उसके बाद जो है
अदर्स में ओरल इन्हेलेशनल है, ठीक है, और नेज़ल इन्हेलेशन, दोनों में क्या है, गैसेस का इस्तेमाल होगा। इसमें हम एस्थमा वगैरह में नेज़ल में हम जो है वो वेज़ोप्रेज़िन डेस्मोप्रेज़िन यूज़ कर रहे थे। इंट्राथीकल यूज़ करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की, अगर परमिबिलिटी कम हो किसी ड्रग की। टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में मैंने डिफरेंस बता दिया कि ये डर्मिस में रहती है, ये डर्मिस को पेनिट्रेट करती है एक ट्रांसडर्मल। रेक्टल में हमारे पास क्या है कि एनीमाज सॉलिड लिक्विड फॉर्म में यूज़ होते हैं, सपोजिटरीज जो हैं सॉलिड फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये ड्रग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी एमेटिक ड्रग्स रेक्टल रूट में लेते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो आईवी में नहीं होता। ये आपका जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।